आपने आमिर खान की पिक्चर देखी है पीके? उस पीके पिक्चर में एक डायलॉग है कि जो गोला है यहां की भाषा बहुते कंफ्यूजन वाली है। वो एक शब्द कहते हैं और उसके कई मतलब बताते हैं जिसे आमतौर पर लोग इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह की मैसेजिंग गुरु आज दुनिया को भी देखने को मिल रही है। बस फर्क इतना है कि यहां पर शब्द नहीं है बल्कि तस्वीरों को लोग अपने अपने तरीके से देख रहे हैं, उसका आकलन अपने अपने तरीके से कर रहे हैं और फिर उसी हिसाब से रिश्तों को रीसेट किया जा रहा है। वैसे भी इस वक्त दुनिया जो है वो रिश्तों को बदलने का चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि दुनिया में सारे रिश्ते शफल कर दिए गए हैं। जो कल तक दुश्मन था आज वो दोस्त है, जो दोस्त था वो दुश्मन है। और इसी नए सिरे में जब कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं तो वो हैरान करने वाली होती है। वही तस्वीर आज जब आपको दिखाएंगे तो आप सकपका जाएंगे। इसलिए अपनी कुर्सी की पीटी बांधिएगा क्योंकि आज जो तस्वीर है वो माओ के मुल्क से आई। उसने दुनिया के पावर बैलेंस को बिगाड़ने का, दमखम रखने का मानो ऐलान सा कर दिया। खबर चीन से है जहां आज विक्ट्री डे सेलिब्रेट किया गया। ये जश्न जापान से 80 साल पहले जो आजादी मिली थी उसको लेकर था, लेकिन आज के दौर में ये जश्न मानो नए युद्ध के नए जोन का था, नए समीकरणों का था। संदेश जो है वो चीन दे रहा है गुरु। आमतौर पर कोई भी मुल्क होता है वो अपनी तरक्की को आर्थिक आंकड़ों की शक्ल में पेश करता है, लेकिन चाइना का हिसाब किताब अलग है। चाइना में जिनपिंग ने 3 सितंबर को तारीख नई जंग के ट्रेलर के तौर पर पेश किया। यह जंग आमने सामने की नहीं बल्कि वर्चस्व की जंग का था। नए वर्ल्ड ऑर्डर को परिभाषित करने वाला नया शीत युद्ध वाला, जिसमें जिनपिंग ने अमेरिका के दुश्मनों को एक मंच पर जगह दी। वो तस्वीरें निकल कर आई जिसे सैन्य ताकत का प्रदर्शन कह सकते हैं। देसी भाषा में कहें तो 3 भाई तीनों तबाही एक साथ अमेरिका के सामने थे। इसके साथ पूरी दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने वाले सिस्टम को दिखाई पड़ा। आज हम ये सब कुछ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो यहां थे वो सब अमेरिका के जानी कट्टर दुश्मन थे। अमेरिका इन तस्वीरों को देख रहा होगा। हालांकि इन तस्वीरों को देखकर हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए क्योंकि हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ से तेजी से बढ़ रहे हैं और चीन ये काम कई सालों से करता है। आज उसकी परेड में वो झलक दिखाई पड़ी। कई ऐसे हथियार दिखाई पड़े जो चाइना ने चाइना के अंदर बनाए थे। हाँ, ये बात सच है कि लोग कह रहे हैं कि चाइना जो है वो छाप लेता है। किसी देश में कोई अच्छा सामान आया, खट से जीरोक्स किया और उसको अपने यहां उतार दिया। लेकिन चीन को ऐसा लगता है कि उससे दुनिया की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अमेरिका को डिफेंस सेक्टर में मात देना चाहता है। और आज इसलिए ये हम कह रहे हैं क्योंकि बीजिंग से आई जो तस्वीरें हैं वो नए वॉर की पहली तस्वीर जैसे दिखाती है। हालांकि भारत की इसमें भूमिका क्या रहने वाली है ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन वर्ल्ड ऑर्डर की नई तस्वीर कैसे हो सकती है आज ये समझने की कोशिश करेंगे। और उससे पहले इन तस्वीरों को आपको दिखाएंगे जो बीजिंग से आज रिलीज की गई हैं। गौर से देखिएगा। तो क्या चीन किसी बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है? क्या जिनपिंग ने अमेरिका को नई चुनौती दी है? क्या बीजिंग से नए वर्ल्ड ऑर्डर का सिग्नल गया है? जिनपिंग की विक्ट्री परेड पर ट्रंप ने क्या कहा? पहले इन तस्वीरों को अच्छी तरह देख लीजिए, तब इन सवालों का जवाब डिकोड होगा। दरअसल चीन ने अपना 80वां विक्ट्री डे मनाया। इस मौके पर बड़ी परेड निकाली। 100 से ज्यादा हथियार, 100 से ज्यादा विमान, 45 से ज्यादा सैन्य टुकड़ी, 10,000 से ज्यादा सैनिक, 26 देशों के राष्ट्राध्यक्ष। आपको चीन के नए हथियार भी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले इन तस्वीरों पर गौर कीजिए जिसने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। बीजिंग में शी जिनपिंग के साथ उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मौजूद थे। यानी इसे ऐसे समझिए कि इस एक तस्वीर में 6,230 परमाणु बम को कंट्रोल करने वाले नेता मौजूद थे। इनमें रूस के पास 5,580, चीन के पास 600 और किम जोंग के पास 50 परमाणु बम बताए जाते हैं। और ये समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ये एटमी पावर वाली दोस्ती किसके खिलाफ बड़ा गठबंधन है, मतलब अमेरिका के खिलाफ।
जिसके पास अभी 5,225 परमाणु बम है। अगर नाटो मुल्कों की बात कर लें तो फिर यह संख्या बैठती है 5,692। इनमें ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश शामिल हैं। शायद इसीलिए जिनपिंग ने साफ कह दिया कि अब हम झुकने वाले नहीं हैं। वो जमाना और था जब दुनिया हम पर राज करती थी, हमें दबाती थी, लेकिन अब वक्त बदल गया है। चीन किसी से डरता नहीं, हम मजबूत हैं। ये महान विजय चीनी जनता द्वारा फासीवाद विरोधी सहयोगी राष्ट्रों और सभी देशों के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने से मिली है। चीनी सरकार और चीनी जनता उन विदेशी सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय मित्रों को कभी नहीं भूलेगी जिन्होंने चीनी जनता को आक्रमण का विरोध करने में समर्थन और सहायता प्रदान की। हम जनता की सेवा करते हैं। चीन मजबूत है, किसी से नहीं डरता है। जब इन तस्वीरों में 10,000 से ज्यादा सैनिक हो, हजारों एटम बम वाली तिकड़ी हो, और इससे भी ज्यादा बड़ी बात ये कि चीन जब अपनी नई एटमी मिसाइलें और हथियार दुनिया को दिखा रहा हो, तो इसे क्या समझा जाए। पहली बार टाइप 99B मेन बैटल टैंक पेश किया गया। PHL-16 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर दिखाए। चीन ने 2 बड़े पानी के अंदर चलने वाले ड्रोन दिखाए। परेड में पहली बार YJ-15, YJ-17, YJ-19 और YJ-20 मिसाइलों को पेश किया, जो चीन की नौसेना की ताकत बढ़ाती हैं। परेड में पहली बार एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ABM प्रणाली HQ-29 पेश की गई। CJ-1000 यानी लंबी दूरी की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल थी। इसके अलावा DF-5C न्यूक्लियर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का एडवांस वर्जन भी दिखाया गया। बारूदी जखीरा का यही कॉन्फिडेंस दुनिया के लिए एक नए संदेश की तरह दिखता है, खासकर अमेरिका के लिए, जो अब भी डॉलर के दम पर बादशाहत का ढोल पीटता है। लेकिन ट्रंप को तब और मिर्ची लगी जब पुतिन और किम जोंग की जोड़ी एक साथ नजर आई। दोनों नेता एक ही कार में बैठे नजर आए। खुद पुतिन ने किम से कहा कि वो कार में बैठे, और जब दोनों नेता बाहर निकले तो हाथ मिलाए, गले मिले, गर्मजोशी से मुलाकात की। मैसेज क्लियर था, ट्रंप जलते रहे, हम ऐसे ही मिलेंगे। हाल ही में हमारे संबंधों ने एक विशेष, विश्वसनीय, मैत्रीपूर्ण और एक दूसरे का सहयोग करने वाला आयाम स्थापित किया है। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि आपके सैनिकों ने बहादुरी और वीरता पूर्वक लड़ाई लड़ी। हम आपकी सेना और आपके सैनिकों के परिवारों को हुए नुकसान को कभी नहीं भूलेंगे। पुतिन ने यूक्रेन वॉर के संदर्भ में बात की, क्योंकि किम जोंग ने अपने सैनिकों को यूक्रेन की युद्ध भूमि में उतारा था। इसके बाद बोलने की बारी किम जोंग की थी। उन्होंने कहा, रूस और उत्तर कोरिया की दोस्ती मजबूत होती रहेगी। अगर मैं आपके और रूस के लोगों के लिए कुछ भी कर सकता हूं, तो मैं उस जिम्मेदारी को निभाना अपना कर्तव्य समझता हूं, बिल्कुल एक भाई की तरह, और मैं आपकी मदद के लिए अपना सब कुछ देने को तैयार हूं। मेरा मानना है कि आगे बढ़ते हुए हमें अलग अलग क्षेत्रों में अपने सहयोगों को मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए, ताकि ऐसे नतीजे मिलें जो दोनों देशों के लोगों की भलाई के काम आए। इन तस्वीरों को ट्रंप ने गौर से देखा और फिर रिएक्ट किया। ट्रंप ने चीन, रूस और उत्तर कोरिया के नेताओं के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ साजिश रचने का इल्जाम लगाया। ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने लिखा, जाने शी जिनपिंग इस बात को लिखेंगे या नहीं कि चीन की आजादी के लिए अमेरिका ने कितनी मदद की थी, अपना कितना खून बहाया था। चीन में जश्न का दौर चलता रहे। और हाँ, राष्ट्रपति जिनपिंग, आप प्लीज मेरी तरफ से व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग को शुभकामनाएं दें, क्योंकि आप सब अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मतलब साफ है, किम जोंग से लेकर पुतिन हो या फिर शी जिनपिंग, तीनों के एक साथ आने का बड़ा मतलब है हथियार दिखाकर चीन ने ताकत का टेरर दिखाया, तो दूसरी ओर बदलते वर्ल्ड ऑर्डर का कॉन्सेप्ट भी फ्लोट कर दिया। देखिए, हमारे यहाँ वो एक ऐड चलता है ना कि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। यही वजह है अमेरिका के माथे पर भी चिंता की लकीरें हैं, क्योंकि विस्तारवाद की फसल उगाने वाला चीन अब हथियारों के मार्केट में आगे बढ़ रहा है। ये वो मार्केट है जिस पर अभी सिर्फ रूस और अमेरिका का कब्जा है, और इसीलिए शायद विक्ट्री परेड के नाम पर जिनपिंग ने नए नए हथियारों की नुमाइश की। मिलिट्री आर्टिलरी के साथ मिसाइल पावर को ग्रैंड लेवल पर दिखाया। YJ सीरीज की एंटी शिप क्रूज मिसाइलों को पेश किया, यानी वो मिसाइलें जो एक बड़े जहाज को नष्ट कर सकती हैं, वो सब कुछ यहां पेश थी। परेड में हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स, JL-3 पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल, ये सारी चीजें शामिल थी। इसके अलावा DF-5C न्यूक्लियर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का एडवांस वर्जन जो था, वो भी यहां दिखाई पड़ रहा था। और यही सब अमेरिका को डरा रहा है, यही अमेरिका की चिंताओं को बढ़ा रहा है, क्योंकि ये मिसाइल एटमी हथियारों के साथ अमेरिका को भी टारगेट कर सकती हैं, अमेरिका को भी नेस्तनाबूद तबाह कर सकती हैं। इनकी रेंज 13,000 से लेकर 16,000 किलोमीटर तक की है। स्पीड तो ऐसी है कि मानो आवाज की रफ्तार जो है वो भी इसके सामने पानी भरे, उससे 22 गुना ज्यादा तेज ये ट्रेवल कर रही है, और अपने साथ
10 बड़े हथियार ले सकती है। इसका मतलब यह है कि पेंटागन हो या ह्यूस्टन, लॉस एंजलिस हो या फिर सैन फ्रांसिस्को, इस मिसाइल की जद में ये सारे अमेरिकी शहर आ रहे हैं। इसके साथ साथ न्यूयॉर्क और शिकागो को भी यहां से टारगेट किया सकता है। तो कुल मिलाकर 3 दुश्मन जब सामने आते हैं, हथियारों की पेशी की जाती है, तब अमेरिका के लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं। सबको देख के चाइना जो अपने परेड करी है, परेड में उसने इरानियन पेज़ेशिकियान को बुलाया, उन्होंने पुतिन वहां पे थे। तो अब जी इन सब के साथ मिलके ये तीनों अमेरिका के जो हैं एंटी अमेरिका हैं। तो अब जो स्थिति बन रही है, पोलराइजेशन, एक चाइनीज कैंप, चाइना रशिया कैंप विद ईरान इन इट, एंड टर्की ऑफ कोर्स आएगा, नॉर्थ कोरिया उसमें होगा, और उधर जो है अमेरिका और उसके सब इजराइल और उनका कैंप बन रहा है। देखिए, हमको याद आ रहा है एक पिक्चर है, गाना, जिसके बोल थे कि झुकती है दुनिया, बस झुकाने वाला चाहिए। चीन के आगे कोई झुके ना झुके, लेकिन आज ड्रैगन ने दुनिया पर एटमी हथियारों की धौंस जमाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और यह बताया कि वक्त के साथ वो दुनिया को झुकाना चाहता है। अमेरिका चीन की अदावत दुनिया जानती है। ट्रंप खुद को सुपर लीडर मानते हैं और जिनपिंग जो है वो आजकल अपना कॉलर खड़ा करके चल रहे हैं। लेकिन आज ड्रैगन ने अमेरिका को उन मिसाइलों की झांकी दिखाई है जो अमेरिका को उसके घर में घुसकर मार सकती है। सुपर पावर बनने की ओढ़ मची है। एक बात जो इन सब के बीच में गौर करने वाली है और जो आपके लिए समझना जरूरी है कि वर्ल्ड ऑर्डर कैसे चेंज हो रहा है, और नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है उसमें भारत की भूमिका क्या है वो भी आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि मैं ताकतवर हूं, ये ठीक है, समझ आता है, लेकिन अगर मैं ही ताकतवर हूं तो फिर यह अहंकार में जाता है, और अहंकार किसी चक्की को अमेरिका, चीन और रूस मिलकर पीस रहे हैं। तीनों के बीच में इस वक्त जो कॉमन बात है वो यही है कि सुपर पावर बनने की ओढ़ मची है, ओढ़ दुनिया का दादा बनने की, कि हम ही सब कुछ है, हमारे सामने झुक के रहोगे तो मजे में रहोगे। मानो संदेश देना चाह रहे हो कि कायदे में रहोगे तभी फायदे में रहोगे। सब दुनिया को अपनी ताकत से झुकाना चाहते हैं। यह शतरंज का एक ऐसा खेल है जिसकी बिसात पर एक नहीं तीन राजा है, और ये राजा है ट्रंप जो कि अमेरिका के हैं, पुतिन रशिया वाले, और शी जिनपिंग चाइना वाले। शतरंज के इस खेल में कई प्यादे भी हैं, कई घोड़े भी हैं, कोई 2.5 चाल चल रहा है, कोई 1 चाल चल रहा है, लेकिन शतरंज की बिसात पर महत्वपूर्ण मोहरा ये सब बन रहे हैं। इस खेल में आप पाकिस्तान को प्यादा, नॉर्थ कोरिया को घोड़ा मान सकते हैं। 2.5 कदम चलने वाला नए वर्ल्ड ऑर्डर में इनकी भूमिका भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले 3 राजाओं ने शतरंज की जो बिसात बिछाई, उसके जरिए ये तीनों राजा कैसे भारत को साधने में लगे हैं, कैसे भारत पर डोरे डाल रहे हैं, और कैसे वो भारत को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि माना यही जा रहा है कि दुनिया पर राज वही करेगा जिसके साथ भारत खड़ा होगा। कैसे, क्यों, वो भी समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल एक तरफ सुपर पावर अमेरिका है जिसके सुपर लीडर ट्रंप का डंडा भांजकर भारत को धौंस दिखा रहे हैं। रूस से तेल बंद कर दो वरना टैरिफ लगा दूंगा, 50% लगा दिए हैं, और अगर आने वाले दिनों में ये 100% हो जाए तो हमको आपको हैरानी नहीं होगी, कम से कम वो पुतिन के साथ जो गाड़ी वाली तस्वीर थी उसमें बैठा देखने के बाद। लेकिन शतरंज के बिसात पर दूसरा राजा जो है वो वही रूस है जिसके साथ मोदी जी बैठे थे, जिसने भारत के पुराने और गहरे दोस्ताना रिश्ते, जिसने 1971 में भारत का साथ दिया था जब हम बांग्लादेश में लड़ रहे थे, जो कदम कदम पर भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा है, विश्वास पात्र है भारत का। ट्रंप टैरिफ का जितना डंडा भांज रहे हैं, रूस भारत को उतना ही ऑफर दे रहा है। ट्रंप की तमाम धमकियों के बीच रूस खुल्लम खुल्ला भारत को कह रहा है कि भाई और तेल ले लो, हथियार ले लो। शतरंज की बिसात पर चीन जो है वो तीसरा राजा बनने की कोशिश में है। वो चीन रशिया का भी जिगरी है। ट्रंप की टैरिफ वाली दादागिरी तो ड्रैगन भी तोड़ना चाहता है, और इसीलिए चीन भी अपने स्वर बदल रहा है। वो चीन जो भारत का एक तरीके से दुश्मन था, अब धीरे धीरे दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है। वो भी भारत को खुला ऑफर दे रहा है कि हमसे कारोबार कर लो, चीजें अच्छी हो जाएंगी, रेयर अर्थ मैग्नेट ले लो। तीनों जानते हैं कि भारत उभरती हुई ताकत है और भारत के साथ रहोगे तो मजे में रहोगे, ताकतवर और बनते जाओगे, आत्मनिर्भर बनने की राह फर्राटा भर रही है, और इसीलिए भारत से दोस्ती आज सभी को फायदे का सौदा लग रही है। अमेरिका भी बार बार कह रहा है कि हमको बुरा लग रहा है कि वो मोदी जी जो हैं उधर चले गए हैं, हमारी तरफ होते तो ज्यादा अच्छा होता। आप उनके सुरक्षा सलाहकार के बयान सुनिएगा। लेकिन यहां पर जो बात समझना जरूरी है वो ये कि शतरंज के इस खेल में कोई किसी का सगा नहीं है, और ये हम स्पष्टता से कह रहे हैं। भले ही तस्वीरें खूब निकल कर आ रही हो, साथ में हाथ पकड़ा जा रहा हो, गाड़ी में बैठ घूमा जा रहा हो, गले लगाया जा रहा हो, यहां पर सब फायदे के यार, सब मतलब के यार, क्योंकि शतरंज के 2 राजा खुलकर भारत के जानी दुश्मन पाकिस्तान पर डोरे डालने में माहिर हैं।
अमेरिका पाकिस्तान को हथियार से लेकर व्यापार तक ऑफर दे रहा है। रही बात चीन की, तो हम और आप सब जानते हैं कि चीन और पाकिस्तान का रिश्ता क्या है। ऑपरेशन सिंदूर आपको याद होगा, कैसे इसी चीन ने बैकडोर से पाकिस्तान को हथियार दिए थे, कैसे इसी चीन के चक्कर में पाकिस्तान जो हमसे थोड़ा बहुत लड़ने की हिम्मत दिखा पाया वो इसी चीन के चक्कर में था। इसी ने सर्विलांस दिए थे, यहां तक कि भारतीय सेना के मूवमेंट की जानकारी भी जो इस्लामाबाद पहुंचाई गई थी वो इसी चीन में थी। ऐसे में इन पर क्या भरोसा करें, यह संदेह, लेकिन फिर भी इनकी जरूरत है, इसलिए डोरे जो हैं वो भारत पर डाले जा रहे हैं। तो अभी ट्रंप को पता चल गया है कि अगर इंडिया चाइना क्लोज आ जाते हैं और अपने उनके डिफरेंसेस दब जाते हैं, तो नॉट ओनली लद्दाख और अरुणाचल बट साउथ चाइना सी में भी जो चाइना के खिलाफ जो बात चल रही है विद इंडियन इन्फ्लुएंस, ये सारा का सारा एकदम खत्म होने लग जाएगा। और अगर इंडिया चाइना इकट्ठे हो जाते हैं तो साउथ कोरिया का स्टैंड, फिलीपींस का स्टैंड, ताइवान का स्टैंड, इसमें बड़ा फर्क पड़ेगा इन सब कंट्रीज में। तो इस सब को लेकर, और फिर अगर इंडिया और चाइना और रशिया क्लोज आ जाते हैं तो जो ब्रिक्स के ये मेन मेंबर्स हैं, उस समय ब्रिक्स की और ताकत बढ़ जाएगी। देखिए, आसान शब्दों में समझाएं तो सारा खेल जो है वो कूटनीतिक रिश्तों की बारीकियों का है। भारत भी बार बार ये कहता और समझता है कि कूटनीति में कोई भी परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं है, बल्कि परमानेंट इंटरेस्ट होता है। और यह भी सही है कि भारत को चीन का इतिहास और वर्तमान दोनों पता है। जैसे ही एससीओ समिट से मोदी साहब निकले, उसके अगले दिन जिनपिंग और पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात हो गई। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ मिले। चीन ने फिर दोहराया कि पाकिस्तान जैसे दोस्त को वो कभी नहीं छोड़ सकता, समंदर से गहरी दोस्ती बताया। और तीसरी तस्वीर तो और चौंकाने वाली थी, जहां पर शहबाज शरीफ जो है पुतिन पर डोरे डाल रहे थे। ये माना कि भारत के साथ आपके ताल्लुकात बड़े शानदार हैं, वो कह रहे थे पुतिन से बने रहें, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ी बहुत भीख हमको भी दे दीजिए, थोड़ा हमें भी मदद कर दीजिए। वो थोड़ा कैजुअल तरीके से रशिया से भीख मांगने की कोशिश कर रहे थे, वो भी सुनवाते हैं। I know and I must say that we respect your relation with India, that's perfectly fine, but we also want to build very strong relations, and these relations will be supplementary and complementary for the good and for the progress and prosperity of the region. In that, I find in you a very dynamic leader, and I want to assure you that I'd like to work with you very closely. वो हमारे वहीं सीरीज में डायलॉग था कि देख रहा है विनोद कैसे अंग्रेजी बोल बोल के पैसा मांगा जा रहा है। शहबाज शरीफ की हालत वही बात। वैसे पाकिस्तान की हालत किसी से छिपी नहीं है, क्योंकि झंडे में चांद होना और चांद पर झंडा होना, इनमें औकात का फर्क होता है। और भारत पाकिस्तान में फर्क है। उसी दिन से है जिस दिन भारत आजाद हुआ था, उसी दिन पाकिस्तान भी अस्तित्व में आया था। चीन तो बाद में आया। 1949 में कम्युनिस्ट क्रांति हुई। आबादी के लिहाज से फिलहाल ये दो सबसे बड़े पड़ोसी देश है, दोस्त दुश्मन दोनों रहे, लेकिन आज की तारीख में दुनिया के इन दोनों देशों की नजरें, इनमें कोई शक नहीं कि फिलहाल आर्थिक और सामरिक रफ्तार में चीन आगे निकलता दिखाई पड़ रहा है, लेकिन भारत अपनी लोकतांत्रिक चेतना के लिहाज से एक अलग मुकाम पर दिखता है। इससे प्रेरणा लेनी चाहिए, प्रभावित नहीं होना चाहिए। भारत और चीन के विकास की कहानी दरअसल शुरू होने के साथ ही शुरू हो जाती है, हालांकि अलग अलग रास्तों पर चलती रही। भारत ने जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में संसदीय लोकतंत्र और मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, तो चीन ने माओ त्से तुंग के नेतृत्व में सर्वहारा की क्रांति की और कम्युनिस्ट मॉडल को अख्तियार किया। 50 के दशक में दोनों देशों के बीच संबंध दिखाई पड़े जब भारत चीनी भाई भाई का नारा आया, पंचशील की बात हुई। लेकिन तिब्बत के मसले पर और सीमा विवाद ने खटास पैदा कर दी और 1962 में भारत चीन के युद्ध ने सारे समीकरण बदल दिए। युद्धों और सैन्य तैयारियों से तब तक दूर रहने वाले भारत के लिए एक बहुत बड़ा सबक था। अगले 10 साल में उसे 2 और बड़े युद्ध लड़ने पड़े, 1965, 1971 पाकिस्तान के खिलाफ। 80 के दशक तक भारत और चीन एक साथ फिर आगे बढ़ने लगे, लेकिन फिर 1976 में माओ के निधन के बाद तंग श्याओफंग ने चीनी कमान संभाली और 80 के दशक में वहां राजनीतिक आर्थिक सुधार किए। बढ़ती आबादी पर नियंत्रण के लिए एक बच्चे की नीति लागू की, मार्क्सवादी सैद्धांतिकी से आगे बढ़ते हुए विदेशी निवेश के रास्ते खोजे और निजी पूंजी की गुंजाइश पैदा कर दी। चीन आर्थिक विकास के मोर्चे पर कुलाचे भरता दिखाई पड़ा, लेकिन इसी चीन में थियानमन चौक जैसा कत्लेआम भी हुआ, जिसने अपनी व्यवस्था से नाराज हजारों नौजवानों को गोलियों से भून दिया। खैर, वो पुरानी बात है। चीन के विकास का सिलसिला जो है ये 21वीं सदी की शुरुआत तक चलता रहा।
हालांकि भारत की बात करें तो 1991 में भारत भी उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण का रास्ता अपनाता है। एक सोया हुआ देश मानो जैसे जग जाता है और तब से अब तक भारत की आर्थिक विकास जो है एक जादुई कहानी जैसे लगती है। इस आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक जीवन जो है वो भी काफी बदलता है। 4 फिगर सैलरी का सपना 6 फिगर सैलरी के यथार्थ में बदलता है। साइकिल से घूमने वाला हिंदुस्तानी जो है मध्यम वर्गीय वो नई नई कार खरीदता है। स्लीपर क्लास से उठकर हम एसी में और विमानों में यात्रा करना शुरू करते हैं और एक उफनता हुआ समर्थ उच्च मध्य वर्ग है जिसे दुनिया भर के बाजार लुभाने को आतुर है। ये नए दौर का भारत है जिसे चीन अब नजरअंदाज नहीं कर सकता। हालांकि सवाल अभी भी बरकरार है कि क्या विकास के लिए चीन का मॉडल अपनाना चाहिए, क्योंकि चीन में सत्ता की मुखालफत करने की सजा क्या होती है ये सब जानते हैं। और क्या वो भारत में लगेगा, आप सोचिएगा। भारत हालांकि अपने हिसाब से सही चल रहा है। दूसरी तरफ भारत में तमाम तरह के टकरावों के बावजूद भाषाओं की, धार्मिक आस्थाओं की, तरह तरह की परंपराओं की इज्जत है। हमारे यहां बोलने की आजादी है, हमारे यहां पूछने की आजादी, हमारे यहां जीवन अपनी तरह जीने की आजादी। चीन में यह नहीं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां पर एक स्वस्थ, जीवंत और गतिशील समाज जो है वो खुशफहमी से जी रहा है, खुश है, चीजें अपने मन की कर रहा है। चीन में बेशक हम उनकी कार्य कुशलता सीख सकते हैं, लेकिन यह भी सीखना होगा कि अलोकतांत्रिक तौर पर जो तरीकों से हासिल विकास है क्या वो आम लोगों के जीवन में खुशहाली ला रहा है। यह सोचने वाली बात है। और अब बात करते हैं उस पंजाब की जो इस वक्त बाढ़ की मार झेल रहा है। वो पंजाब जहां फसलें लहलहाती थी आज ऐसी ऐसी डरावनी तस्वीरों से गुजर रहा है जिसे देखकर आम लोगों को डर लग रहा है। मन में सवाल आ रहा है कि यह सैलाब पंजाब में कुछ छोड़ेगा या नहीं, क्योंकि पंजाब में जहां तक आपकी निगाहें जा रही हैं गांव के गांव पानी में समा गए। दूर दूर तक पानी के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। लोग पलायन करने को मजबूर हैं। अगर पंजाब के आंकड़े को हम आपके सामने पेश करें तो पंजाब के 23 जिलों में फिलहाल बाढ़ जैसे हालात हैं। 1200 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जहां पर पानी भरा है। 30 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इनफैक्ट कई अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। कुल मिलाकर 3.5 लाख लोग ऐसे हैं जो पंजाब में बाढ़ प्रभावित है। देखिए सारा आंकड़ा जो है वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं। इसके अलावा 7 सितंबर तक क्योंकि हालात बड़े खराब हैं, स्कूलों को बंद कर दिया गया है, कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। सीएम भगवंत मान ने केंद्र से 60,000 करोड़ रुपए की मांग की है, लेकिन कुल मिलाकर कहें तो पंजाब इसकी स्थिति डराने वाली, आंकड़े भी डराने वाले। लेकिन उससे ज्यादा डराने वाला है वो मंजर जो पंजाब में रहने वाले लोगों को देखना पड़ रहा है, क्योंकि किसी की आंखों के सामने उसका घर डूबा, किसी की आंखों के सामने मवेशियों को सैलाब बहा ले गया। हालात जो है फिलहाल वो आउट ऑफ कंट्रोल हैं और अब आखिरी सहारा जो है वो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की टीम से है जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। कैसे हैं पंजाब में ग्राउंड रिपोर्ट में ग्राउंड के हालात, हम आपको वहां की एक ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए दिखाते समझाते हैं। और आप भी पंजाब के लिए दुआएं कीजिए और सरकार अगर सुन रही है तो मदद कीजिए। मूसलाधार बारिश बेहिसाब, डूब गया पंजाब। गांव गांव जल प्रलय, तस्वीरें भयावह। लाखों लोग बेघर, सैलाब से लग रहा डर। तबाही कैसी दिखती है, अगर नहीं देखी तो देख लीजिए पंजाब की इन तस्वीरों को। किसी का खेत डूब गया, किसी का घर डूब गया, किसी की जिंदगी डूब गई तो किसी का हौसला टूट गया। वैसे तो बरसात हर साल होती है, लेकिन इस बार मुसीबत और परेशानी का पहाड़ लेकर आई। इसके आगे जो भी आया वो बह गया। अब बची है तो केवल आंखों में वीरानी। बड़े दुखी है, साढ़े साथ खर्चे नहीं उतरते, सारा कुछ ठीक है, बस आपको कुदरती मार है, चल रही है बस उसके बाद तुझे मेरे जाते। बेबसी क्या होती है, बेघर होने का दर्द क्या होता है, नहीं सुना तो पहले सुन लीजिए इन लोगों को
जिनका सब कुछ बारिश ने छीन लिया। अब बचा है तो बस खुला आसमान, जिसके नीचे ये रात गुजारने को मजबूर हैं। तो कहाँ रहते थे पहले आप? हम झुग्गियों में रहते थे, हमारी बाढ़ में आए, सब कुछ बर्तन बुर्तन जो मंजा मुंजा सब बह गया। गांव जो है गोने वाला है, वहाँ से छोड़ के हम आए। जब पानी आ गया तो बहुत मुश्किल से निकाल के हमको भेजा है। क्या करेंगे, क्या खाएंगे? यहीं पे बैठे हैं, कोई आता है कोई जाता है, तो रोटी पानी को माड़ा मोटा मिलता है वो खाते हैं, तो टाइम पास कर रहे हैं। और घर से बेघर हो गए, कुछ मिनटों में देखा सारा घर 5 मिनट में पानी हो गया सारा गाँव। और वहाँ पे कोठियाँ भी, घर भी टट गए हैं, लेंटर बैठ गए हैं, सब कुछ बर्बाद हो गया सब। सुना आपने, जिस घर को बनाने में पूरी पूंजी लगा दी, उसी घर को डुबोने में बाढ़ ने देर नहीं लगाई। और कुछ ऐसा ही हाल है पंजाब के गांव-गांव का, जहां घर टापू बन गए हैं, रास्ते तालाब और इंसान कुदरत के कैदी, जिनके पास अब न खाने को बचा है न पीने को पानी। ऐसे में इन लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। यहाँ पे हम दिखा सकते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी हेल्प कर रही है लोगों को खाना पहुंचाने के लिए, क्योंकि कई घर ऐसे हैं जो इस एरिया में है, यहाँ पे ना तो कोई व्हीकल जा सकता है, आर्मी का व्हीकल जा सकता है, ना बोट के माध्यम से जा सकता है, ना वहाँ पे कोई बिजली है, ना वहाँ पे कोई पानी है। लेकिन लगातार आर्मी और जो लोकल जो वहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके माध्यम से एक नई टेक्निक फॉलो की जा रही है कि जहाँ पे कोई भी रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन नहीं हो सकता, वहाँ पे ड्रोन के माध्यम से खाना पहुँचाया जा रहा है। लोग घरों में फंसे हुए हैं, वहीं रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है, कहीं से बोट के माध्यम से चलाया जा रहा है, कहीं पे आर्मी की गाड़ियाँ जा रही है। लेकिन ऐसे भी घर देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे लगातार जो ये फूड आइटम्स है ड्रोन के माध्यम से भेजा जा रहा है। अब गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक की तस्वीरें देखिए। यहाँ लगातार हो रही बरसात से सड़कों पर पानी भर गया है, चलने के लिए रास्ता नहीं है, गाड़ियां डूब चुकी हैं और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रावी नदी है ये, और रावी नदी इस समय समंदर का रूप ले चुकी है। आपको लगेगा ही नहीं कि ये नदी है, ये नदी इस समय समंदर का रूप ले चुकी है। वो घर अभी भी वहां पर कुछ डूबे हुए हैं, किस तरीके से वहां पर घर पानी में डूबे वो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए। ये हमें जो पता चला, ये जूसी बंद था जो टूट गया, उसका एक हिस्सा यहाँ पर टूटा है, यानी कि जो पानी उस तरफ होना चाहिए था, पानी इस तरफ आ गया, नदी का फैलाव लगातार होता चला गया। इसके अलावा हम बात करें खेत खलियानों की, वो इसके जद में आए हैं, तो चौतरफा मार बाढ़ बारिश की यहाँ पर पड़ी है और इस मार से पूरा पंजाब एकजुट होकर लड़ रहा है। और केवल पंजाब की ही बात नहीं करेंगे हम, पूरा देश इस समय पंजाब के साथ खड़ा है। पंजाब के लिए सहायता न केवल पंजाब के अलग अलग जिलों से जो बाढ़ बारिश की चपेट में नहीं है, 11 जिले ऐसे हैं जिन पर प्रभाव नहीं है, वो उन जिलों से राहत सामग्री आ रही है, हरियाणा से राहत सामग्री आ रही है। इसके अलावा यह भी हमें जानकारी मिली कि राजस्थान से राहत सामग्री आई है। इसके अलावा हमें यह भी जानकारी मिली कि जो राहत सामग्री आई है उसमें उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्सों की भूमिका है। तो आप देख सकते हैं बोट्स के जरिए राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। बारिश की मार केवल मकान दुकान को ही नहीं झेलनी पड़ रही, बल्कि इसकी मार मशहूर रोज गार्डन पर भी पड़ी। पूरा रोज गार्डन डूब गया, मानो कोई नदी बह रही हो। पार्क के जिन रास्तों पर लोग घूमा करते थे वो अब नजर ही नहीं आ रहे। लोगों का दर्द और ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि कभी किसी ने सोचा नहीं था कि एक दिन बारिश ऐसा भी सितम ढाएगी जब आंखों के सामने घर डूब जाएगा, रास्तों पर लॉकडाउन जैसा सीन हो जाएगा और इंसान सड़क पर आ जाएगा। सवाल पूछेगा कि आखिर ये बर्बादी की बारिश रुकेगी कब? ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। देखिए, कब रुकेगी नहीं रुकेगी ये हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना कह सकते हैं कि पानी ने सब कुछ रोक रखा है। बारिश जो है वो लोगों के लिए मुसीबत का पहाड़ बन गई है और इस पहाड़ से पार पाना फिलहाल पहाड़ जैसा लग रहा है। एक समय में अब वो सितारे लोगों की मदद करने सामने आ रहे हैं जो पंजाब की मिट्टी से जुड़े कई सारे। दिलजीत दोसांझ का नाम ले लीजिए, गुरदासपुर और अमृतसर के 10 से ज्यादा गांवों में इन्होंने फिलहाल गोद ले लिया है। प्रशासन एनजीओ के साथ मिलकर वो काम कर रहे हैं, खाने पीने का सामान, साफ पानी, मेडिकल सहायता सब कुछ मुहैया करवा रहे हैं। सिंगर एमी विक ने घोषणा की है कि उनकी टीम जो है 200 परिवारों के घरों की जिम्मेदारी उठाएगी। करण औजला ने भी बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए दवाइयां, खाना, मवेशियों के लिए चारे उपलब्ध कराने की बात कही है।
गिप्पी गिरवाल ने मवेशियों के लिए ट्रक भरकर साइलेज भेजा है। बब्बू मान ने घोषणा की कनाडा के विनिपेग में अपने शो से होने वाली कमाई जो है वो राहत के लिए दान कर देंगे। और भी कई सारे सितारे हैं जो सामने आ रहे हैं और उन्होंने यहां पर मदद की बात कही है। जैसे बॉलीवुड में रणदीप हुड्डा जो हैं वो भी सामने आए, मदद के लिए हाथ बढ़ाए। रणदीप गुरदासपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों पहुंचे और यहां स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर पीड़ितों को राहत सामग्री दी। न केवल मदद पहुंचाई बल्कि मुलाकात की, लोगों से बात की और इन मुश्किल हालात में लड़ने के लिए हौसला बढ़ाया। उनकी परेशानियां भी सुनी। हमने भी रणदीप हुड्डा से पूछा कि लोगों की कैसे वो मदद कर रहे हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा, उन्हीं सुन लीजिए आप। ग्लोबल सिख के वॉलंटियर्स दिन रात इसमें लगे हुए हैं, वेयर देयर इज अ टारगेटेड असेसमेंट ऑफ द ग्राउंड सिचुएशन और फिर उसके हिसाब से किस किस को क्या क्या मदद चाहिए। अभी मेरे ख्याल से समस्या मदद बहुत आ गई है, चारे से लेकर खाने से लेकर सब कुछ बहुत मदद आ चुकी है, पर उसको टारगेटेडली कैसे दिया जाए और कैसे उसको पे एक लॉन्ग टर्म काम किया जाए, क्योंकि अभी उसकी फ्लड्स की अटेंशन है, ये पानी नीचे चला जाएगा तो इससे अटेंशन हट जाएगी। तो वो लोगों को उनकी जिंदगी रीबिल्ड करने के लिए, रिहेबिलिटेट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, उसके ऊपर भी अभी से ध्यान दिया जा रहा है। अब ये बात तो सितारों की थी। खिलाड़ी सांसद हरभजन सिंह जो हैं वो भी सामने आए और एक दिल छूने वाला वीडियो ट्विटर पर शेयर किया, जिसमें बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए वॉलंटियर्स पहुंचे तो बदले में सब कुछ गवा चुके परिवार ने चाय बनाकर पिलाई। वो वीडियो भी आपको दिखा दें। दरअसल जो वीडियो है वो बताता है कि यही इंसानियत है, यही जिंदगी जीने का जज्बा है। आप ये खुद सोचिए कि जिसका सब कुछ पानी में बह गया हो, वो इंसान भी दूसरे इंसान के बारे में सोच रहा है। इससे खूबसूरत इंसानियत की मिसाल क्या हो। हमने भी हरभजन सिंह से पंजाब के बाढ़ में हालात से जूझ रहे लोगों के बारे में जब सवाल किया तो उनकी आंखें जो थी वो भी नम हो गई। हरभजन ने सबसे पंजाब के साथ खड़े रहने की अपील की। तो पंजाबी जाते हैं, रेस्क्यू करते हैं, खाने का प्रबंध करते हैं, शेल्टर्स प्रोवाइड करते हैं। और अब पंजाब इस स्थिति में है कि आज पंजाब को वो जरूरत है कि आज पंजाब जो सबका पेट भरता है, पंजाब के साथ खड़े होने की जरूरत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे पंजाबी सिंगर ही नहीं, मीका भाई हैं, करण औजला ने बोट्स भेजी हैं, दिलजीत की टीम वहां पे लगी हुई है, ऐसे सारे लोगों की टीमें लगी हुई हैं। सब वहां पे अपना अपना घर से राशन तक दे रहे हैं लोग, जो मतलब नामी हो या ना नामी हो, वो सिंगर हो, क्रिकेटर्स हो, हर जो पंजाब का इंसान है वो एक दूसरे की मदद में जुटा हुआ है। खुद उसका घर बह गया है लेकिन दूसरों की मदद में जुटा हुआ है। ये है पंजाबियत। जो पंजाबी है वो दूसरों के लिए खड़े होता है और वहां पे हालात बहुत गंभीर है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के सबसे विनती करता हूं कि ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये देश का मुद्दा है। और पंजाब आपका एक बहुत बड़ा सूबा है जो आपका पेट भरता है और पंजाब हमेशा सबके साथ खड़ा होता है। और आज हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि ये मत पूछिए कि आपने क्या किया, आपने क्या किया, आपने क्या किया, ये सरकार क्या कर रही है, आप इस पोजीशन पे हैं, आप क्या कर रहे हैं। आप अपनी तरफ से जितना छोटा कंट्रीब्यूशन है वो करिए। अब देखिए, पंजाब ने एक बेंचमार्क भी सेट किया है क्योंकि पूरे देश में बाढ़ आई है, यूपी बिहार से लेकर जम्मू कश्मीर तक। लेकिन सवाल यह है कि वहां के कलाकार, वहां के खिलाड़ी भी क्या मदद के लिए सामने आए, और अगर नहीं आए तो क्या ये उनका फर्ज नहीं था कि जिस राज्य से वो निकले, जिसने नाम, पहचान, पैसा, रुतबा सब दिया, जिन्हें स्टार बनाया, आज जब उनके लोगों को उनकी जरूरत है तो वो मदद का हाथ बढ़ाना चाहिए। क्या मदद पहुंचाने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है? सरकार, सेना, एनडीआरएफ जो है वो अपने स्तर पर कर रही है। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से हम भी अपील कर रहे हैं कि आप भी अपने स्टार से पूछिए कि भाई साहब, हमने आपको सितारा बनाया, आज हमारा राज्य परेशान है, आप क्यों नहीं आ रहे? पंजाब ने वो बेंचमार्क सेट किया है, उसके लिए इन खिलाड़ियों को, इन सितारों को सैल्यूट भी है। लेकिन बाकी को लेकर ये सवाल भी है, और ये सवाल आज कचहरी में आप लोगों ने जिनको स्टार बनाया, चाहे वो रील के स्टार हो या रियल लाइफ के स्टार हो, उनसे पूछेगा कि आपकी जिम्मेदारी का क्या, और आप भी सोचिएगा सर।